हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट सिस्टम। हम अक्सर समाज में जाति के विषय को लेकर के बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि जो समाज है, जो समाज की संरचना है, वो किस तरह से बनी हुई है और वो कैसे काम करती है। सामान्य तौर पर अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो इसमें पदानुक्रम होगा, इसी तरह का एक हायरार्की सिस्टम होगा। उस विभाजन के अनुसार पूरा समाज संचालित होता है। अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति से जब धीरे धीरे परिवार बनता है, जब दो अपोजिट जेंडर साथ आते हैं परिवार बनता है, धीरे धीरे इसी तरह जब कई एक ही रक्त समूह के आधार पर आप कह सकते हैं जिसे हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं, एक साथ एक ही परिवार या एक ही समूह जब बढ़ता चला जाता है तो उसी समूह को धीरे धीरे हम एक जाति विशेष में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि समाज जातियों में विभाजित है, धर्म में विभाजित है, उसका आधार क्या है? धर्म का तो साधारण सा अर्थ है कि एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग। हर धर्म के अपने भगवान हैं, उन भगवान के अनुसार अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने डूज एंड डोंट्स बने हुए हैं। उसको बनाने के पीछे का मकसद है एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सके। कोई भी धर्म अपने आप में खराब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग इस पे विरोध में आ जाते हैं कि क्या कोई सेक्युलर है? नहीं, विरोध रेडिकल माइंड का है, विरोध रेडिकलाइजेशन का है, विरोध माइंड वॉश करने का है। किसी धर्म को अच्छा या बुरा कह करके पोर्ट्रे नहीं किया जा सकता, ये समझने वाली बात है। ये सही बात है कि मैं अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करूंगा, करता हूं, वो एक सही बात है। लेकिन मेरा धर्म इतना श्रेष्ठ है, वो मुझे ये सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म का दमन भी नहीं करना है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा है। शास्त्र तब तक जब तक सामने वाला व्यक्ति सीमा में है, लेकिन यदि वो सीमा के बाहर जा रहा है तो शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई है सनातन में। तो ये जो सीमा है, ये जो पैमाने हैं, वो इस बात से तय हो रहे हैं कि मानवीयता कहां तक है। जब किसी भी तरह की चरम घटना समाज में घटित होती है, चाहे वो आतंकवाद हो, और जब आतंकवाद किसी धर्म विशेष से जुड़ जाता है, तब लोगों के मन में नफरत की भावना अपने आप आती है। ये एक सही बात है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हामिद हो, ऐसे लोगों को भी हम हमेशा याद रखते आए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे धर्म की ये श्रेष्ठता है कि वो कहते हैं कि जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें भी शिक्षित करो, उन्हें भी पढ़ाओ, उनकी बेटियों को भी समझ दो, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी भी तरह के चरमपंथियों का जन्म ना हो। जब तक समाज में अलगाव की भावना का जन्म नहीं होगा, तब तक राष्ट्र को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी हो। लेकिन जहां से अलगाव की भावना है, वहीं से चरमपंथ का कहीं ना कहीं निर्माण होने लगता है। ये धर्म के संदर्भ में था। ये समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो जातियों का पदानुक्रम वो एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है कि जन्म के आधार पर या कर्म के आधार पर। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक पक्ष होता है सिद्धांत, दूसरा पक्ष होता है व्यवहार। हम व्यवहारिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार हम सैद्धांतिक पहलू को थोड़ा पीछे रख रहे हैं। अक्सर ये सवाल आता है जब लोग ये पूछते हैं कि तुम जाति को मानते हो या नहीं मानते, या मानते हो तो किस हद तक मानते हो। अगर मैं नाम की ही बात करूं, लोग अक्सर पूछते हैं कि अपना पूरा नाम बताओ।
तो जब आप पूरा नाम बता रहे होते हैं तो जो आपका टाइटल है वो आपकी कास्ट डिनोट करता है, और जो आपका नाम है वो कहीं ना कहीं आपका रिलीजन डिनोट करता है। आप केवल नाम के पहले अक्षर से ये बता सकते हैं कि ये किस रिलीजन का व्यक्ति है। हर बार जरूरी नहीं है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आप जरूरी नहीं है कि हर धर्म को बता पाएंगे, लेकिन तकरीबन जो मुख्य धर्म है उसमें आप नाम के अनुसार ये बता पाने में सक्षम होंगे कि कौन सा धर्म है। तो पहला जो नाम का है वो क्यों पता चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम अपने धार्मिक ग्रंथों किताबों से ही नाम लेते हैं और वही नाम हम रखते हैं। यहाँ तक कि नामों में भी जो नाम विपरीत संज्ञा को लेकर के रखते हैं उन नामों को हम रखने से बचते हैं। आप लड़कों में किसी का नाम रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, इस तरह के नाम आपको नहीं मिलेंगे। सामान्य तौर पे आप देख लीजिए अपने आसपास, मैं नहीं कहता कि कहीं लाख या करोड़ में किसी एक बच्चे का नाम मिल जाए, लेकिन आपको किसी बच्चे का नाम ऐसा सामान्य तौर पर लड़कियों में लोग राधा, मीरा, हालांकि राधिका नाम कई लोग रखते हैं, मीरा, मीरा नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। सीता, लोग राम तो अपने बच्चे का नाम रखते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम से जोड़ते हैं, लेकिन सीता रखने से कहीं ना कहीं बचते हैं क्योंकि उनका जीवन काफी संघर्षमय रहा, काफी कठिन रहा। शबरी, या फिर लड़कों में हो गया शकुनी, लड़कियों में हो गया मंदोदरी, इस तरह के नाम आप कभी नहीं सुनेंगे कि समाज में रखे गए। क्यों? वो एक राक्षस समुदाय को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक ऐसा जीवन दिखा रहे हैं जहां व्यथा है, पीड़ा है, वियोग है, संघर्ष है। तो इस तरह के नाम चाहे वो लड़कों में हो, मतलब या तो कोई आसुरी प्रवृत्ति है या दैवीय प्रवृत्ति में भी, जब आप बात कर रहे हैं चाहे वो सीता माँ का नाम हो, वो दैवीय प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं वियोग का जीवन दिखा रहे हैं कि उनके जीवन में सामान्य से ज्यादा समस्याएं होंगी। लोग अक्सर तुलना करते हैं विवाह के उपरांत बहू का, जिसे कहते हैं लक्ष्मी, से तुलना करते हैं। क्यों? वो धन की देवी है। तो डिपेंड करता है कि आपका नाम कैसे, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें नाम का भी अपना महत्व है, वो नाम कहाँ से आ रहा है। फिर हम आते हैं धर्म और जाति पे। तो जो नाम का पहला अक्षर है उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एटलीस्ट धर्म क्या है, और जो दूसरा नाम है उससे पता चल जाता है जाति क्या है। अब सवाल आता है कि ये समाज में काम कैसे करते हैं, हम इसे प्रक्रियागत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। एक हिस्सा है इसका कि मैं क्या मानता हूं। एक सवाल ये है कि मैं जाति के संदर्भ में मैं किस तरह की राय रखता हूं, मैं क्या मानता हूं। दूसरा हिस्सा ये है कि समाज क्या मानता है। अब आप कहेंगे कि ये दो हिस्से कैसे बट रहे हैं। वो इस हिसाब से, क्योंकि जब हम समाज में हैं तो समाज टू वे ट्रांजैक्शन है। बात को ठीक से समझिए, समाज सिर्फ मेरे मानने या मेरे सोचने से नहीं चलता। समाज जैसा है वो उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे मेरा जो पेन नेम है, पेन नेम में मैंने विशिष्ट तौर पर जाति अपनी हटा दी है। वो इसलिए क्योंकि पेन नेम से आपको ना पता चले आप जिस जाति में पैदा होते हैं उस जाति के दंभ और अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह महज एक संयोग है। अगर आप किसी दूसरे घर में पैदा होते तो आपकी जाति दूसरी होती। तो अपनी जाति विशिष्ट को लेकर के अहंकार करने का कोई मोल नहीं। धर्म हमारे अस्तित्व से जुड़ा होता है, हमारी जीवन शैली से जुड़ा होता है। तो हम एक धर्म को मानते हैं, और जो नहीं मानेंगे वो नास्तिक हो जाएंगे।
जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अध्यात्म के नाम पर वो किसी भी चीज की कुछ भी व्याख्या कर देंगे। तो या तो आप धर्म को मानिए या आप नहीं मानेंगे। कुछ आध्यात्मिक लोग हैं जो श्री कृष्ण को भी मानेंगे लेकिन उनकी लीलाओं पर भी संदेह करेंगे। तो या तो आप उनको मानिए या तो मत मानिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। तो ये तो मध्य में रहने वाली बात हो गई कि आप किसी को अपना, ये तो यूटिलाइजेशन वाली बात है कि जब जिसकी जरूरत है उसे उतना इस्तेमाल कर लो। भगवान की जहां जरूरत है भगवान की बात कर लो, फिर भगवान पे संदेह भी कर लो। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आस्था होगी या अनास्था होगी। और जो दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ से अपनी बात रख रहे हैं तो इसका मतलब ना आस्था है ना अनास्था है। वो केवल भगवान को भी अपनी जरूरत के हिसाब से ट्विस्ट कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। खैर अभी हम धर्म पे नहीं है, हम जाति पर विशिष्टता बात कर रहे हैं। समाज में रहते हुए जाति कैसे काम करती है, हम इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। एक होता है कि मैं क्या मान रहा हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं जातियों के आधार पर समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। क्या मेरे ये कह देने भर से समाज मेरी इस बात को स्वीकृत कर लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं क्या मानता हूं ये मेरा बिलीफ सिस्टम होगा, लेकिन सामने वाला जो मानता है वो उस अनुसार मुझसे व्यवहार करेगा। यहां पर ये एक आपको टू वे कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूं मैं जाति नहीं मानता और मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, और सामने वाला व्यक्ति भी इसी बात को कहता है कि वो भी अपनी जाति से अपना संपर्क नहीं रखते और उनका व्यवहार भी मेरे प्रति समान है, तो हम दोनों का व्यवहार बेसिकली ह्यूमैनिटी पर बेस करेगा, जिसे कहते हैं मानवता पर आधारित हमारे बीच में संपर्क होगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं नहीं मानता और सामने वाला व्यक्ति कहे कि वो अपनी जाति को मानता है या ना भी कहे, लेकिन उनका व्यवहार इस अनुसार है कि वो अपनी जाति के एसोसिएशन के कारण मेरे प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं, तो उस स्थिति में भी मेरा ही नुकसान होगा। ये समाज में कैसे काम करता है हम इसे देखते हैं थोड़ा। मान लीजिए समाज में जातियां विभाजित हैं। अब हम उसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि ए, बी, सी और डी। अब आप इसको समाज के पदानुक्रम के हिसाब से, जो भी आप हायरार्की सिस्टम कहते हैं, ए बी सी डी में रख लीजिए। किसी हम जाति विशेष पे बात नहीं करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरे हिसाब से हम सब इंसान हैं और मानवता सबसे श्रेष्ठ है। जहां मानवता का हनन होने लगे, एक मानव दूसरे मानव के साथ गलत करने लगे, वहां पर फिर रोकने की जरूरत लोगों को है और सही दिशा दिखाने की भी जरूरत है। तो जहां मानवता का अंत होने लगे वहां सवाल उठाना पड़ेगा। तो अगर आप जाति विशिष्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से जाति का कोई मोल नहीं है। लेकिन सामाजिक संरचना में जाति कैसे काम करती है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं इसके अनुसार परिवर्तित होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब आपको बाध्य किया जाएगा किसी भी निर्णय को लेने के लिए, तो फिर वहां आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अब मान लीजिए 4 जातियां हैं, अब आप इसे उच्च से निम्न क्रम में भी रख लीजिए, ए बी सी डी। अब यहां पर जातियां भी हमारी उपजातियों में विभाजित हैं। तो ऐसी स्थिति में कई उपजातियां बन जाती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही जाति के लोग अपनी उपजातियों को लेकर के भिड़ते रहते हैं या उसको लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं। यहां तक कि जो सामाजिक रूप से विवाह या बाकी संरचनाएं हैं उसमें भी फिर जाति के सिवा धर्म जाति तो देखा ही जाता है, गोत्र और बाकी चीजें भी लोग देखते हैं। तो वो कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है। शिक्षा का प्रभाव सिर्फ इतना है कि जितना ज्यादा आप पढ़ते चले जाते हैं, समाज को समझते चले जाते हैं, आपकी सोच उतना ज्यादा बड़ी होती जाती है और उसी अनुसार आप आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तक मैं अगर सनातन धर्म की बात करूं, मैंने कहीं नहीं देखा जिसमें यह लिखा हो कि किसी दूसरे के साथ आप गलत करें।
तो ये भाव कहाँ से आ रहा है, ये समझने वाली बात है। अगर नहीं लिखा तो फिर हम अगर अपने धर्म की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखे निहित मूल्यों और आदर्शों को भी लेकर के हमें चलना होगा, चाहे वो अहिंसा की ही बात क्यों ना। कई बार लोग स्वयं हिंसा करते हैं और सामने वाले से अहिंसा की उम्मीद करते हैं, तो हिंसा के बदले हिंसा ही मिल सकती है, हिंसा के बदले अहिंसा नहीं मिल सकती। अब ये बात वास्तविकता में कही जा सकती है, क्योंकि सिखाने को ये कहा जा सकता है कि हिंसा के बदले आप अहिंसा दीजिए, बात सही है, लेकिन प्रतिरोध के स्तर पर, एक स्तर पर आप सिर्फ समझा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने से आप पे आक्रमण करे तो उस समय आपको अपने बचाव के लिए, प्रतिरक्षा के लिए जवाबी कार्यवाही करना पड़ेगा, यही सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पता चले अब सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, आप उस पर खुद ही अटैक कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन फिर गड़बड़ है। और अगर एक बार हो रहा है तो आप समझाएंगे, दोबारा हो रहा है आप फिर समझाएंगे, लेकिन अगर कोई बार बार कर रहा है और आदतन कर रहा है तो फिर यहाँ बात अब समझाने की नहीं है, आगे की स्थिति ही देखी जाती है। तो हम अगर जाति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जातियां उपजातियों में विभाजित हो जाती हैं। अब ये समाज में कैसे काम करती है, मान लीजिए एक ऑफिस है, एक वर्क प्लेस है, अब आप इसे ऑफिस कह लीजिए, आप इसे एक मोहल्ले की तरह देख लीजिए, अपने किसी कार्यस्थल के तौर पर देख लीजिए, एक बड़ी संरचना में देख लीजिए, मतलब जहां भी ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि जहां भी इंसान साथ रहेंगे काम करेंगे, मान लीजिए एक ऑफिस में 10 लोग हैं, एक व्यक्ति बॉस है, बाकी लोग हैं उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो सामान्य तौर पर यही होता है, संरचना होती है हर जगह पर। तो जहां पर एक व्यक्ति मान लीजिए जो शीर्ष पर बैठा है वो A2 का है, A2 मतलब ए, जो ऊपर जाती है उसमें से A2 जाति का है। अब A2 में से इनके साथ दो लोग ऐसे हैं जो B1 और B3 के हैं। हायरार्की के हिसाब से एक ऑफिस में काम करने वाले लोगों की संख्या के अनुसार हम देख रहे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जो D1 कैटेगरी के हैं। तो इस केस स्टडी के हिसाब से A2 क्योंकि बॉस है या ऊपर हायरार्की में अपर लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं समाज में हर एक चीज को लेकर के प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के हो, अपने जीवन को लेकर के हो। सारी लड़ाई समाज में सिर्फ एक बात की है कि मेरा विकास हो। जहां तक हम कहते हैं मेरा विकास हो, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जब हमारी मानसिकता है कि मेरा विकास हो पर तेरा विकास नहीं होना चाहिए, मतलब तुम विकास ना करो पर मेरा विकास होता रहे, सारी समस्याएं यहीं से, ये जो दमन की मानसिकता है यहीं से शुरुआत होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जाति के कालानुक्रम में देखने को मिलेगी या पदानुक्रम में देखने को मिलेगी, ये पैरेलल भी देखने को मिलती है कि एक ही जाति, कई बार एक ही जाति के दो लोग हैं और वो आपस में कंपीट कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मेरा तो अच्छा हो लेकिन इसका अच्छा ना हो। जब तक आप ये सोच रहे हैं कि मेरा भी अच्छा हो दूसरे का भी अच्छा हो, वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि बस उतना ही अच्छा हो जितना कि मुझसे ज्यादा अच्छा ना हो जाए, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन शुरुआत वहां से होती है नेगेटिविटी की, जहां से मेरा तो अच्छा हो पर इसका बिल्कुल भी अच्छा ना हो, इसका नाश हो जाए। तो जब वो वाली स्थिति होती है, वो कहानी सुनी होगी ना कि जब भगवान ने कहा कि जो तुम मांगोगे उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। पहले उसने पैसा मांगा, पड़ोसी के पास दुगना हो गया, फिर उसने गाड़ी मांगी, पड़ोसी के पास दुगना हो गया, फिर उसने घर मांगा, पड़ोसी के पास दुगना हो गया। उससे फिर इस बात से रहा नहीं गया, उसे अपने मिलने से संतोष नहीं था, उसे पड़ोसी को क्या मिला इस बात को लेकर के ज्यादा असंतोष था। अंत में उसने भगवान से कहा कि ठीक है, मेरी एक आंख फोड़ो, उसकी दूसरी दोनों फूट गई, मेरे एक कान काटो, उसके दोनों कट गए, मेरे एक पांव काट लो, उसके दोनों कट गए। मतलब इसी को कहते हैं अप्रोच का फर्क होना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। और जहां तक मैं सनातन की बात करता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा कि धर्म हमारा कहीं भी सिखा रहा है कि दूसरों का अहित करो, अपना हित करो वो ठीक है, दूसरे का नहीं, अगर दूसरे का कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने पे ही ध्यान रखो, स्व का अर्थ जानो, ये समझाया गया है। तो अभी हम जाति की बात कर रहे थे,
अब इसी ऑफिस में धीरे 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 ये 4 लोग एक साथ हो जाएंगे। अब पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट होगी किसी भी जगह पे? वैसे पॉलिटिक्स बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन हमने उसे डे टू डे लाइफ में पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसी लगभग एक कर दिया है। अब यहां पर बात आती है कि ये 4 लोग जब एक हो गए और धीरे धीरे यहां से भी 2 लोग एक हो गए, अब इसके बाद अगर A2 लाख ये कहे कि मैं इस जाति को नहीं मानता हूं, मतलब मैं समाज में जाति को नहीं मानता, मैं सबको समान रूप से सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, पर A2 कितना भी चिल्ला ले, लाख ये समझा ले कि मैं जाति नहीं मानता, अगर दूसरी जाति के लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता में आ जाएं और वो कहें कि हम तो जाति को मानते हैं पर हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, तब ये स्थिति क्या होगी? ये संघर्ष की स्थिति। और तकरीबन हर जगह यही देखने को मिलता है। और अगर इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें कि मान लीजिए T4 ऊपर है और नीचे, अब ये लोग आपस में मिलकर के, इंक्लूडिंग इनके साथ मिलकर के पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ? 8 लोग हो गए। T4 बार बार ये कहें, ये सामाजिक पदानुक्रम में नीचे हैं, और D4 बार बार ये बात कहें कि मैं जातियों को नहीं मानता, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं उनके मन में ये खुन्नस है कि ये व्यक्ति ऊपर कैसे बैठा है, इसकी हायरार्की ऊपर कैसे है, हम इसके जीवन में समस्याएं पैदा करेंगे ही करेंगे। और अगर वो बार बार इस तरह से सोचने लगे तो क्या ये व्यक्ति एक समय के बाद प्रतिरोध झेल पाने में सक्षम होगा? ये कितना भी कह लें कि मैं जाति को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, लेकिन जब नीचे बैठे लोग दबाव पैदा करेंगे और लगातार इनकी जाति से संबंधित चाहे जातिगत टिप्पणी हो, उसके लिए अलग से कानून है कि लोग टिप्पणी ना करें, नहीं भी जातिगत टिप्पणी है तो फिर जिसे कहते हैं समाज का सबसे बड़ा हथियार है किसी के विकास को रोकने की कोशिश करना। जहां भी डेवलपमेंट रोकने की कोशिश हो रही है, कोई ना कोई फियर फैक्टर एक्टिवेटेड है, कोई ऐसा फियर है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा या ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है, इसीलिए कोई ना कोई उसका दमन करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भी दमन का भाव है, सिंपल सा है, किसी के मन में फियर आ गया है। अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है और दूसरा स्पिरिचुअल पर्सन परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ चुका है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा कुछ बेहतर बता दे, इसीलिए वो एक सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन के लेवल पर है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट, तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो समाज में सिर्फ ये बोल देने से कि मैं जाति को नहीं मानता से समाज में जाति का भेद मिट नहीं जाएगा। समाज जाति को लेकर के किस तरह से व्यवहार करता है इस पर निर्भर करता है। अब वही चीज है कि अगर D4 बार बार कहें कि मैं जाति को नहीं मानता, लेकिन नीचे के लोग हर बार उनके साथ भेदभाव करें, उन्हें महसूस कराएं, उनको छोटा या नीचा महसूस कराएं, या फिर ये तो फिर भी एक अलग स्तर है, लगातार उनके डेवलपमेंट को रोकें, उनके ग्रोथ को रोकें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनकी हेल्थ सिस्टम। जब आप एक सामाजिक संरचना में हैं तो ये कुछ आपके बेसिक्स होते हैं। अगर आपके बेसिक लाइन को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझने वाली बात है। अब कई बार 2 वर्ग विशेष लड़ते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि A2 और D1, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर इन 2 लोगों में लड़ाई हो जाए और D1 ने A2 के साथ कुछ बुरा किया, तो A2 संभवतः जब भी हो सकता है इनको गाली दे, तो हो सकता है ये कभी, क्योंकि हम किसी को उसके नाम से जानते हैं, उसके काम से जानते हैं, या उसकी जाति से जानते हैं, या उसके धर्म से जानते हैं, जिन भी नामों से हम जानते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को हो सकता है गाली दे, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को बुरा बोलने का मतलब पूरी जाति को गलत बोलना नहीं होता है। कई बार लोग इसको एक तरह की, समाज में सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग क्या होता है कि किसी ने मान लीजिए मेरे को गाली दी, अब मैंने क्या दिमाग लगाया, अपनी जाति को आगे कर लिया, अब उस जाति के जितने भी लोग हैं उनको समूह में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और मैंने क्या किया, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को सार्वजनिक लड़ाई बना दी।
सबको ये कहा कि मेरे इस जाति विशेष की वजह से लड़ाई हो रही है या मुझे मेरे साथ गलत हुआ, अब सब लोग इकट्ठा होकर गलत करो। समाज में सबसे शातिर लोग वही हैं जो व्यक्तिगत लड़ाई को सामूहिक या सार्वजनिक लड़ाई में तब्दील करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अपनी लड़ाई में दूसरे लोगों को शामिल करके आगे कर देते हैं और वो लोग उस लड़ाई में हिस्सेदार हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं। दूसरा, एक लंबे समय में लोगों को यह बताया गया, एक लंबे समय में, कि हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ गलत किया गया। सामान्य तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे साथ इस घटना से कोई सीधा संबंध है या मेरे साथ गलत हुआ तब मैं किसी के साथ गलत करूं तो समझ में आता है, पर एक लंबे समय में जो भी समाज में निचले जाति या पदानुक्रम में हैं, उनके मन में ये भरा जा चुका है कि ऊपर बैठे लोगों ने उनका दमन किया है, तो अब ये सब लोग शत्रु भाव से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से देखेगा कि आज से 100 साल पहले मेरे पूर्वजों पर जुल्म हुआ, उसका बदला मुझे आज लेना है, तो फिर वो कभी भी समाज में उस समरसता को महसूस नहीं कर पाएंगे जिसकी जरूरत है। वास्तविकता में इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो लोग समाज के पदानुक्रम में ऊपर हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो यहाँ मौजूद लोगों को समाज के शीर्ष पर लेकर आएं, उनको शिक्षित करें, उनको बेहतर शिक्षा दें, जो सुविधाएं हो सकती हैं। जब वो शिक्षित होंगे तो अपने लिए आय के बेहतर साधन खोज पाएंगे। जब बेहतर साधन उपलब्ध होंगे तो वो समाज की मुख्य धारा में खुद ब खुद लौट आएंगे। तो मूल रूप से समाज के जो भी पदानुक्रम में जो भी खुद को ऊपर समझ रहे हैं या वास्तविकता में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ए वर्ग में है तो पीछे नहीं छूट रहा। ए वर्ग की बेटी अगर गरीब है और उसको शिक्षा नहीं मिल रही है तो यहाँ पर जाति की बात हो ही नहीं रही। गरीबी कभी किसी की जाति देखकर नहीं आती। हम लोग अक्सर जाति को इस ढंग से समाज में बना दिया जाता है कि जाति विशेष के आधार पर भेदभाव हो रहा है, पर वास्तविकता में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या आप शहर में भी उन जगहों पर जाते हैं जो लोग दैनिक रूप से अपने रोजगार को व्यवस्थित करते हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा गरीबी कभी किसी की जाति देखकर नहीं आती। अगर ए वर्ग में होने वाला व्यक्ति है जिसकी बेटी के पास गरीबी है, जो गरीबी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, और डी वर्ग में रहने वाला व्यक्ति जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, तो दोनों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति विशेष का फायदा इनको मिलेगा, लेकिन ए वर्ग में जो व्यक्ति गरीब है उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर कहीं ना कहीं आर्थिक आरक्षण की बात उठती है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया। आरक्षण में ये बात अभी भी लगातार विचार करने की है, क्योंकि राष्ट्र में सभी जातियों को समानता पर कैसे लाएंगे। एक ये सवाल उठता है ना कि सिर्फ अगर बात हो रही है कि हमारा धर्म प्रधान है और सभी जातियों का जो मूल है वो खत्म हो जाए, तो वो कैसे संभव है। कहीं ना कहीं इस पर भी विचार होना चाहिए। हालांकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अभी उसको लेकर के विवाद चलता रहता है। अब जो व्यक्ति डी में है और वो एक बार आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए, तो कहीं ना कहीं क्या उनको ए के बराबर सोसाइटल स्टेटस नहीं लेना चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है। अगर इस तरह की सोच है तब भविष्य में फिर दोबारा से आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगी कि लोग किस दिशा में सोच रहे हैं, निर्भर करता है। क्योंकि आरक्षण जाति की बजाय फिर कहीं ना कहीं अर्थ के हिसाब से देखना पड़ेगा, आय के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ए में हो, बी में हो, सी में हो या डी में हो, लेकिन अगर वो गरीबी में है तो उसको वहां से बाहर निकाल कर लाने की जरूरत है। या फिर हम ऐसे देखें कि डी को सिर्फ सहायता मिलेगी, ए में अगर कोई व्यक्ति है, बी में कोई व्यक्ति है, तो उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि समाज के शीर्ष पर एक बार ये लोग आ चुके हैं। तो इस तरह के कई सी चीजें हैं, कई परम्यूटेशन कम्यूटेशन बनते हैं, कई कॉम्बिनेशंस हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत होती है। अगर इसको मैं पूरा समअप करके कंक्लूड करूं
तो मेरा ये कहना है कि सदियों से हुए जुल्म को देखने की बजाय वर्तमान से आगे का रास्ता क्या है, सोसाइटी में अपलिफ्ट कैसे हो सकते हैं, ये देखने की जरूरत है। समाज में बेहतर कैसे हो सकते हैं। और सिर्फ ये कह देने मात्र से कि मैं क्या मानता हूं, इससे समाज मिट नहीं जाएगा। समाज दो तरफा होता है। अगर सामने से रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं मिल रहा, तो मेरे कुछ भी सोच लेने से, मेरी किसी भी मान्यता या धारणा के अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं होगा। सामने से भी वैसा ही रेसिप्रोकेशन आना चाहिए, तभी समाज में जो समरसता है, जो हार्मनी है, जो यूनिटी है, वो स्टेब्लिश होगी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं जाति नहीं मानता और मैं अंतर जातीय विवाह कर लूं। मैं नहीं करने जा रहा, विवाह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पर्सनल। मैं अंतर जातीय विवाह कर लूं, तो क्या समाज उस हिसाब से मान्यता देगा? नहीं। समाज सबसे पहले विरोध करने के लिए सामने आए। तो केवल ये कह देने से कि मैं नहीं मानता हूं जातियों को और मैं अंतर जातीय विवाह कर लेता हूं, तो क्या यहां से समाज उस चीज को मान्यता देगा? अब समाज क्या है क्या नहीं है, मान्यता देता है, धारणा, वो पूरे टॉपिक्स अलग हैं। हम धीरे 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 करते हुए एक एक हिस्से को लगातार अलग अलग सेशंस में लेकर के जाएंगे, समझेंगे हर चीज को बारीकी से, बहुत गहराई से समझेंगे कि वो मूल है क्या, उसका ठोस मुद्दा क्या है। लेकिन अभी के लिए सिंपल वे में, कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, क्या उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा सोसाइटी से? इंटर रिलीजन कर लिया किसी ने और लड़की ने बयान बदल दिया, तो ये जानने की जरूरत नहीं है, थाने में जाकर के देख लीजिए क्या हालात हैं लोगों के वास्तविकता में। तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी के लेवल पर नहीं आएगा, तब तक वो चीज नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं नैतिकता के मुद्दों पे नहीं बात कर रहा। मैं साधारण तौर पर दो बात कर रहा हूं, एक है व्यक्तिगत मान्यता, एक है सामाजिक मान्यता। मैं इन दोनों पर बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत मान्यता कि मैं क्या मानता हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। सामाजिक मान्यता कि समाज उसे किस हद पर, किस तौर पर देखेगा और किस हिसाब से बैरिकेड करेगा या रोकेगा। ये दो चीजें हैं जो समझने वाली बात है। वही चीज अंतर जातीय विवाह पे है कि एक व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से फैसला लेता है और किसी भी जाति में करता है, चाहे वो उच्च हो या निम्न हो, तो सबसे पहले समाज का ही विरोध देखने को मिलता है। उसी के अपने रिश्तेदार, उसी के अपने आस पड़ोस के लोग और बाकी लोग सबसे पहले बहिष्कार करने का प्रयास करते हैं। बहिष्कार नहीं भी करेंगे क्योंकि अब आधुनिक समाज है, हर व्यक्ति अपना जीवन अपने ढंग से जी रहा है, स्वतंत्र है अपनी अर्थव्यवस्था और समाज के साथ रहने में। तो एक हद तक आप कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट शो करना या एक्सेप्टेंस ना शो करना, वो एक अलग बात है कि कोई कर लेता है तो क्या है क्या नहीं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि मानने का क्या फर्क है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या मानते हो जातियों को? नहीं, जाति को बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन समाज के दूसरे पक्ष से भी वैसा ही रेसिप्रोकेशन आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कहूं कि मैं किसी जाति को नहीं मानता, लेकिन सामने वाला कहे कि वो मेरे साथ बुरा करेगा क्योंकि मैं फला जाति का हूं, मैंने अपनी जाति का दम्भ नहीं रखा। मैं साधारण समाज की अगर बात करूं, लेकिन दूसरे लोग मेरे साथ वैसा व्यवहार करें क्योंकि मैं एक जाति का हूं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। एक होता है प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिलना जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन कास्ट। जैसे कुछ किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेंगे, किसी का सिलेक्शन हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो सबसे पहले जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और ये बताया कि हमारी कम्युनिटी का लड़का है या लड़की है। तो वो जो चीज है आप उसको समाज में इतनी आसानी से नहीं मिटा पाएंगे। बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंसानियत के नाते हम एक समरसता रखें, उसके हिसाब से जाएं। यहाँ तक कि अब तो फिर भी समाज धीरे धीरे बदल गया है, पुलिसिंग की व्यवस्था बदल गई है, गवर्नेंस आ चुका है, तो काफी चीजें बदल गई हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन के बड़े फैसले भी इन चीजों पर निर्भर हो जाते हैं कि सामने किस जाति का व्यक्ति है। आप थाने में चाहे एप्लीकेशन देने गए हों, केस लिखाने गए हों, कई बार आपके जीवन का निर्णय भी सिर्फ इस बात से हो सकता है कि आप किस जाति के हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं हो, पर ऐसा हो जाता है क्योंकि समाज एक संरचना है और ये संरचना इस हिसाब से निर्मित है।
हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जब जितना ज्यादा ज्ञान का प्रकाश होगा समाज में, अंधकार कम होगा, लोग उतना ज्यादा मानवता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ वही कोशिश कर सकते हैं। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि शिक्षा के माध्यम से लोगों तक जितना ज्यादा पहुंचा जा सकता है पहुंचा जाए, क्योंकि जितना ज्यादा हम ज्ञान हासिल करते हैं, हमारे अंदर का जो भेदभाव है, जो तमस है, वो मिटना अपने आप शुरू होता है। उसी भेदभाव से हिंसा जन्म लेती है। जब किसी भी दो चीज को लेकर, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो आपका रंग हो, कुछ भी हो, जब दो चीजों के मध्य तुलना होगी, उस तुलना से असमानता जन्म लेगी, असमानता से भेदभाव शुरू होगा और भेदभाव से हिंसा होगी। तो ये एक पूरा चक्र है। अगर इसको शुरुआत में रोक दिया गया तो हमने हिंसा को रोक दिया, और अगर हम नहीं रोक पाए तो फिर हम हिंसा की तरफ बढ़ जाएंगे। तो पूरे सेशन को मैं ऐसे समअप करूंगा कि ये दो तरफ से निर्भर करता है कि मैं क्या मानता हूं और सामने वाला व्यक्ति मुझसे कैसा व्यवहार करता है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि एक सामाजिक समरसता कायम करेंगे और इंसानियत को प्रथम मानेंगे, मानवता को श्रेष्ठ मानेंगे और उसके अनुसार आचरण करते हुए आगे जाने का प्रयास करेंगे।